चैनल स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 10th का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ साइंस 1। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस, रूल्स टू राइट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, स्टेप टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, बट सबसे पहले जो है आपके बुक में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कि पिछली स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा था कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, कैसे होता है, कंपाउंड्स कैसे बनता है, दो अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ के कैसे कंपाउंड बनता है। एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद कंप्लीट ऑक्टेट के साथ बनाता है ना। और हमने ये पढ़ा था कि द एटम्स अटेन अ कंप्लीट ऑक्टेट बाय गिविंग, टेकिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। जो एटम होता है वो एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है या फिर किसी से लेता है ना। तो मेटल होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है देने की, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देकर बॉन्ड बनाएगा। जो नॉन मेटल्स होंगे वो किसी से लेकर अपना बॉन्ड बनाते हैं या अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं ना। ऑक्टेट बनाना पड़ता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला शेल बनाना पड़ता है ना। तो वो लेकर किसी से लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसे कंपाउंड बनता है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दे भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते, जैसे कि कार्बन। तो ये शेयरिंग के थ्रू अपना शेयरिंग करके अपना बॉन्ड बनाते हैं। तो ये चीजें हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। फिर दिया है कि केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ द रिएक्शन साइंटिस्ट इन 18th और 19th सेंचुरी कैरिड आउट फंडामेंटल्स एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। दे प्रूव फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस। उन्होंने ये बताया था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब हमने कितना प्रमाण लिया है, वो प्रमाण जो क्वांटिटी लिए है वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, आगे चल के चेंज हो जाती है। कौन सी रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन में। एंड दैट चेंज रिमेन्स परमानेंट। और फिर वो चेंज होता है, वो परमानेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, दूध का हमने अगर दही बना लिया है तो दही एक बार बन गया तो फिर वो वापस दूध नहीं बन सकता। तो जो चेंज होने वाला है वो कैसे रहेगा? परमानेंट चेंज रहेगा, वो केमिकल चेंज में होगा। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी और कॉन्ट्ररी ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस व्हाट हैपेंस, एक बार कोई चीज दूसरे फॉर्म में बदल गई तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। जैसे अब मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि पानी है, पानी से मैंने आइस बना दिया, तो आइस है मतलब क्या है, वापस से पानी तो बनने ही वाला है। जब उसे मैं थोड़ा गर्म करती हूँ, हीट देती हूँ, तो आइस विल ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर अगेन। तो दिस इज द फिजिकल चेंज, है ना। इट इज रिवर्सिबल चेंज। और केमिकल चेंज कैसा है? इरिवर्सिबल है। वैसे भी हम ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा। फिर आपके बुक में पेज नंबर व्हाट इज गिवन हियर 30, पेज नंबर 30 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहां आप देख सकते हैं, तो फिनोमिना दिया है और इसे फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, कौन सा चेंज है हमें वो लिखना है। तो फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया होगा कि एक चीज दूसरे चीज में बदलती नहीं है। दूसरा कि कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जो कंपोजिशन है, जैसे लकड़ी का मैंने टेबल बनाया, चेयर बनाया, कुछ भी बनाया, तो लकड़ी रहेगी, भले ही इसका शेप चेंज हो जाएगा बट लकड़ी तो लकड़ी रहेगी। अगर ग्लास फूट जाता है तो ग्लास फूटने के बाद कुछ और बन जाएगा क्या? नहीं, वो तो ग्लास ही रहेगा। तो कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। क्लियर? आप बोलेंगे टीचर ग्लास तो टूट गया मतलब चेंज हो गया, तो चेंज ही नहीं हुआ, ग्लास टूट गया है, लेकिन उसी वापस कांच से हम ग्लास बना भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जांपल दिया मैंने, दूध से दही बना दिया और दही से वापस दूध बनाओ, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी मशीन्स। ओके, कोई भी नहीं बना सकता। तो इट इज केमिकल चेंज। और जो ग्लास टूट रहा है इट इज फिजिकल चेंज। ठीक है। ट्रांसफॉर्म ऑफ आइस इनटू वाटर, ये फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, मैं एक पढ़ती हूँ, आप यू कैन टेक इट देयर। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार कुक होने के बाद वापस हम उसका पहले जैसा फॉर्म नहीं बना सकते, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बना सकते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट का पक जाना, अगर फ्रूट पक जाता है तो इट इज केमिकल चेंज, क्योंकि वापस उसको कच्चा नहीं कर सकते। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क अगर दही बन जाता है तो इट इज केमिकल चेंज।
इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो इवेपोरेट होने के बाद वापस वाटर भी बन सकता है, तो इट इज फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, स्टमक में जब डाइजेशन होता है तो वो क्या है, इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि वहां पर प्रोसेस होती है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उसके बाद ही ये डाइजेशन होता है, तो इट इज केमिकल चेंज। साइज रिडक्शन ऑफ नैप्था बॉल्स एक्सपोज टू एयर, नैप्था बॉल जिसे हम डांबर गोली कहते हैं ना, एक गोल कलर की ऐसी होती है, कपड़ों में रखते हैं, तो नैप्था बॉल्स का अगर साइज चेंज हो रहा है क्यों, तो अगर हमने उसको एयर में एक्सपोज, एयर में खुला ही रख दिया है, तो वो उसका साइज छोटा छोटा हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वापस वो जो गैस बन के उड़ गया है उसका वापस नैप्था बॉल बना सकते हैं क्या, हम नहीं बना सकते, तो इट इज केमिकल चेंज। स्ट्रेनिंग ऑफ शाहबादी और कडप्पा टाइल्स बाय लेमन जूस, लेमन जूस की वजह से दाग लग गए हैं कडप्पा टाइल्स पे या फिर शाहबादी टाइल्स पे, कोई भी संग क्या बोलते उसे, संगमवर दगड़ ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे भी नहीं ध्यान में आ रहा है, संगमरमर बोलते हैं, क्लियर। तो इसके ऊपर अगर कुछ नींबू के, लेमन के दाग लग गए तो इट इज केमिकल चेंज, वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से स्टेनिंग हो जाती है, दाग गिर जाते हैं, इट इज केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, अगर हाइट से कोई ग्लास गिर जाता है तो ये फिजिकल चेंज कहलाया जाएगा। बोलते बोलते अगर मिस्टेक हो गई है आप करेक्ट करेंगे, इट इज योर ड्यूटी, ओके। भले ही मैं टीचर हूँ, पर बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट भी टीचर के टीचर बन जाते हैं, कभी कभार बोलते बोलते मिस्टेक्स होती है, तो आप भी अपने टीचर्स का क्लास में करेक्ट करते होंगे कि टीचर यहाँ 4 का 5 हो गया, 5 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया ना, तो इस तरीके से अगर बोलने में कहीं फिजिकल का केमिकल हो गया तो आप खुद का खुद जजमेंट कर लेंगे, ओके। नाउ ये दिया है आपकी बुक में 5 एक्टिविटीज है, ये वैसे तो आपको स्कूल में परफॉर्म करना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन भी हमें लिखना है, तो जब भी आप स्कूल में जाओगे तो अपने टीचर को जरूर बोलना कि हमको ये करवाइए, और ऑब्जर्वेशन आप वहां से फिर यहाँ फिलअप कर सकते हैं। देन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा दिया है, तो उसके लिए मैंने पहले से ही ये लिख कर रखा है स्टूडेंट, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। फिजिकल चेंज वैसे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत और चलते हैं। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ चेंज इन पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कम या ज्यादा ही हो रहा है ना, टेम्परेचर चेंज होने से वस्तु तो चेंज नहीं हो रही है यहाँ पर, तो किसी चीज का टेम्परेचर अगर बदल रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं फिजिकल चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज हो रहा है, कम या ज्यादा प्रेशर हो रहा है तो हम उसे फिजिकल चेंज ही कह सकते हैं। ऐसे पैरामीटर्स अगर चेंज होते हैं तो उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। केमिकल चेंज में क्या है, इफ कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, कंपोजिशन मतलब हमने पहले हाइड्रोजन कितना लिया था और आगे चल के जब हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, उस हाइड्रोजन मतलब वाटर लिया है मान लो तो H2O है, ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन भी हमने कितना ले लिया है, तो अभी ऑक्सीजन अगर 2 लिया है, O2 लिया है, H2O लिया है, और उधर चल के हम देखते हैं तो एक ही हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 3 है या 4 है, ऐसा हम देखते हैं, तो ये कंपोजिशन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का इधर अलग है, रिएक्टर में अलग है और प्रोडक्ट फॉर्म में अलग है। एक आधा रिएक्शन में लेकर भी आपको समझा के दे दूंगी स्टूडेंट। तो कंपोजिशन अगर चेंज हो रहा है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि अभी आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करा के करती हूँ। इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल चेंज है कि पहले बाद में जो चीज बनी है उसे वापस हम पहले फॉर्म में ला सकते हैं। इट इज इरिवर्सिबल, बाद में जो चीज बनी है उसे पहले फॉर्म में हम नहीं ला सकते स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नया सब्सटेंस कुछ नहीं बनेगा फिजिकल चेंज में, पर यहाँ क्या होगा, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नया सब्सटेंस बन जाएगा, तो जो पहले जैसा सब्सटेंस है वापस नहीं बन पाएगा, तो ये नया सब्सटेंस रहेगा। क्लियर, एग्जाम्पल दिया आइस इज ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर, इसके पहले भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि आइस जो है पानी में ट्रांसफॉर्म होता है तो फिर से पानी का आइस भी बन सकता है, तो इट इज फिजिकल चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर, अगर कोयला है, कोयले को अगर हवा में जलाया जाए, ऑब्वियसली जब हम जलाते हैं तो एयर तो प्रेजेंट होती है और बिना एयर के कोई चीज जलती नहीं है, मतलब बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलती नहीं है, तो कोल को अगर हम जलाते हैं, कंबशन करते हैं उसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे C+O2 gives CO2, ठीक है, कार्बन है और ये O2 है और ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने वाली है। क्लियर, तो ऐसा अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस हम C और O2 को अलग नहीं कर पाएंगे इसी से। क्लियर, ये एक परमानेंट कंपाउंड बन चुका है कार्बन और ऑक्सीजन का, तो इट इज अ केमिकल
चेंज, है ना। वापस कोयला भी नहीं बनाएंगे, कोयला बन पाएगा क्या? एक बार जल गया वो कोयला तो नहीं बन पाएगा। हमने यहाँ भले ही कार्बन लिया है, क्योंकि कोल मतलब कार्बन होता है, तो आप बोलेंगे टीचर हाँ इसको बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन ले सकते हैं, बट अभी हम कोयले की बात करें तो कोयला तो वापस से नहीं बनने वाला, वो कोयला नहीं बनेगा, नया कोयला हम लाकर फिर से चला सकते हैं। इट इज अ केमिकल चेंज। जब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर जगह में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तभी केमिकल चेंज होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है। फिर दिया है कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी सब्सटेंस का बॉन्ड ब्रेक होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ H2O। जब मैं H2O लेती हूँ स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा H2 प्लस O2, यहाँ ट्वाइस H2 लेना पड़ेगा, यहाँ क्लियर, बैलेंस करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा? H2O नजर आ रहा है, क्लियर। और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इस केमिकल चेंज में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए, पर बहुत बार कैसा होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में दो चीजें हमने ली है। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, थोड़ा रब कर। अब यहाँ एग्जांपल मैंने लिया है CuO प्लस H2 गिव्स CuH2। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्या करेगा? अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, है ना। इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ अपना नया बॉन्ड बनाएगा, नया बॉन्ड बनाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? H2O। इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये H2O बन जाएगा, और ये कॉपर जो है अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से नया बॉन्ड भी किसी और के साथ नया बॉन्ड बनाकर ये नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। Whereas the substance formed as the result of the chemical reaction by formation of new bonds are called products। उसे हम, ये जो बने हैं इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जिनकी वजह से बने हैं, जिन चीजों से ये बने हैं प्रोडक्ट, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट लिख सकते हैं, और ये क्या है? जो बने हैं वो प्रोडक्ट कहलाए जाते हैं। For example, formation of carbon dioxide gas by combustion of coal in air is a chemical reaction। ये तो केमिकल रिएक्शन है। In this reaction, coal and oxygen। अब इस रिएक्शन में कोल मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन मतलब एयर में से ऑक्सीजन को कंसिडर करेंगे, तो कोल और ऑक्सीजन ये हुए रिएक्टेंट, क्योंकि इन दोनों की वजह से कुछ बनने वाला है। तो बनने वाला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बनने वाली है, तो वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। A chemical reaction is represented by writing a chemical equation। तो केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है स्टूडेंट। आप पेज नंबर 32 पे देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन। फिर दिया है आपकी बुक में केमिकल इक्वेशंस, है ना। केमिकल इक्वेशंस में दिया है कि जिंक डस्ट को, जिंक का एक चूरा होता है, आप लैब में जाओगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जिंक डस्ट को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स कर दीजिए, ठीक है। जिंक डस्ट को हम मिक्स करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो कि ब्लू कलर का होगा, ठीक है। और जब हम जैसे ही उसको मिक्स करेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस होगा तो ये क्या बन जाने वाला है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वियस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब उसे हम लिखते कैसे हैं? तो ये जो है इसको वर्ड फॉर्म में हमने लिखा है, जिसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वियस मतलब पानी वाले फॉर्म का, है ना, जलीय फॉर्म, जलीय बोलते हैं, मराठी हिंदी में उसको जलीय बोलते हैं। तो लिक्विड जो वाटरी फॉर्म है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वो लिया हमने, जो कि ब्लू कलर में है, प्लस जिंक डस्ट लिया, जो चूरा होगा जिंक का, तो उससे हमारा बनने वाला है एक्वियस सॉल्यूशन। ये भी वाटरी सॉल्यूशन बनेगा। किसका बनेगा? लेकिन जिंक सल्फेट का बनेगा, और उसके साथ साथ कॉपर जो है वो बाहर अलग सेपरेट हो जाएगा। बाहर मतलब बाहर नहीं निकलेगा, सेपरेट हो जाएगा। इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसको हमने वर्ड फॉर्म में लिखा है। इसी को हम इसको रिड्यूस फॉर्म में या कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं?
तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 प्लस जिंक बोला है तो इसका Zn बोलेंगे उसे हम। फिर लिखा है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 है ना, इस जिंक का इस SO4 के साथ वो कंबाइन हो जाएगा प्लस कॉपर सेपरेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसे वर्ड फॉर्म बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, इसे कंडेंस्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली हम जो एग्जाम में लिखते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब है आगे, इसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इन द अबो इक्वेशन कॉपर सल्फेट एंड जिंक आर द रिएक्टेंट। हाँ, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट। ओके, the ionic bond in the reaction CuSO4 breaks and the ionic bond in the product ZnSO4 is formed during the reaction। यहाँ पर CuSO4 के बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर कोई वीडियो में अगर आप मुझे कमेंट करते हैं कि आपको नहीं समझ में आया है तो मैं कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में आपको समझा दूं। ठीक है, फिलहाल नहीं। तो कॉपर सल्फेट इनके बीच में जो आयोनिक बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और जिंक और सल्फेट के बीच में क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा और ये टोटली इनसे एकदम नया प्रोडक्ट बनने वाला है, ये होगा जिंक सल्फेट। ठीक है, अब आगे है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, now we are going to study how to write chemical equations, which symbols we use to denote a particular words। ठीक है, तो अब हमको लिखना है केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, मैंने देखो इतना पूरा जो कितने 3 पॉइंट्स है आपके पेज नंबर 32 पे, उसे मैंने शॉर्ट करके ये 5 पॉइंट्स में लिखा है। अगर आप ऐसा लिख के रख देंगे तो यू कैन राइट बाय योर ओन। सो रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट साइड में रहेगा, प्रोडक्ट विल ऑलवेज इन द राइट साइड, है ना। इधर साइड में हमेशा प्रोडक्ट लिखा जाता है, इधर साइड में रिएक्टेंट लिखा जाता है और एरो हमें बीच में दिया जाता है, हम एरो लिख के शो करते हैं। अभी तक हमने यहाँ पर हमने देखो CuSO4 प्लस जिंक यहाँ एरो शो किया है, तो ये एरो हमको बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन शो करता है। ठीक है, किस डायरेक्शन मतलब ऐसा नहीं होता कि उधर जा रही है रिएक्शन होते होते जा रही है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर रिएक्टेंट है और इन दोनों से मिलकर उधर साइड में प्रोडक्ट बनने वाला है, ऐसा ये शो करता है। फिर 2 or more reactant or product, if there are 2 or more reactant or product we can connect them or we can write symbol plus symbol in between them, है ना। वो दोनों के बीच में हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं, प्लस साइन यूज करते हैं। जैसे CuSO4 है और जिंक है, ये दोनों भी क्या है, रिएक्टेंट है। दो रिएक्टेंट है, कभी 3 भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो वो तीनों को शो करने के लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे। और वहां पर भी देखो प्रोडक्ट में भी 2 है, तो बीच में हमने प्लस का साइन लगाकर उसे बताया कि यहाँ पर 2 या 3 प्रोडक्ट बने हुए हैं। ठीक है, फिर G is for gaseous, L is for liquid and S is for solid. We have to make our equation more informative, then we can use small g in bracket for gaseous state, L in bracket for liquid state और S in bracket for solid state। अगर हमारा रिएक्टेंट में जो हमने रिएक्टेंट यूज किया है वो सॉलिड स्टेट में है तो हम S लिखेंगे उसके बाजू में ब्रैकेट में, अगर लिक्विड स्टेट में है तो L लिखेंगे। प्रोडक्ट में भी अगर होगा तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ और भी सिंबल्स हमारे पास है। ठीक है, और अगर G गैसियस स्टेट में है रिएक्टेंट तो हम इस तरीके से उसके बाजू में स्मॉल g लिख सकते हैं। ठीक है, तो और इफ प्रोडक्ट इज गैसियस, अगर हमारा प्रोडक्ट में अगर कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो गैसियस फॉर्म में है तो उसे हम इस एरो से भी शो करते हैं। एरो हम दिखा देते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब वो जो गैस है वो उड़ गई है, ऊपर उड़ गई। ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्क्ट मिल रहा है ना, ये रिएक्टेंट होता है, इधर साइड में इन दोनों से कुछ मिला और वो प्रोडक्ट अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म में, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे हमने 2 चीजों को मिक्स कर दिया और बीच में कुछ सेमी सॉलिड जैसा लिक्विड बन जाता है, उसको हम छान के ऊपर में जो बचा हुआ रहेगा ना वो प्रेसिपिटेट कहलाया जाता है। नीचे में पानी निकल जाएगा और ऊपर में कुछ बच जाएगा। जैसे पनीर बनाते हैं तो ऊपर में देखना आप दूध का जो गाढ़ा सा होता है प्रोटीनिशियस फॉर्म वो ऊपर रह जाता है और नीचे में पानी निकल जाता है, तो वो जो है उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। वैसा ही कुछ केमिकल रिएक्शन में होता है तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, और वो सॉलिड फॉर्म में होता है
तो हम उसे मतलब होता ही है सॉलिड फॉर्म में, तो उस कंडीशन में हम डाउनवर्ड एरो दिखाएंगे, ऐसा नीचे का एरो दिखाएंगे, मतलब हम समझ जाएंगे कि हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला है। सॉल्यूशन इन वाटर, अगर आपका रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, आपने वाटर के साथ मिक्स करके बनाया है ना, अपने रिएक्ट जो भी रिएक्टेंट में यहाँ पर कुछ सब्सटेंस लिया है वो पानी में मिक्स करके लिया है, तो उसके सामने हम एक्वियस, उसे हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। इसके पहले भी एक वर्ड आया था, इसके पहले एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं, और उसे एक्यू इस तरीके से लिखा जाता है। उसके साइड में एक रिएक्शन दिया है आपकी बुक में, CuSO4 AQ, मतलब यही वाला रिएक्शन दिया है, फिर से लिखती हूँ, CuSO4 AQ प्लस जिंक गिव्स ZnSO4 प्लस, ये आपका सॉलिड दिया होगा, यस, और ये आपका एक्वियस दिया होगा, और प्लस कॉपर, ठीक है। कॉपर के लिए इन्होंने सॉलिड यूज किया है। ये एक रिएक्शन, फिर जैसे एक्वियस फॉर्म में है, मतलब मैंने ये जो मैंने सब्सटेंस बनाया है, मैंने इसको वाटर में ऐड करके बनाया है, ठीक है, इसीलिए ये एक्वियस कहलाया जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जिंक ये हमारा सॉलिड फॉर्म में था, तो हमने इसके बाजू में S लिखा, और फिर यहाँ पर भी हमको एक्वियस फॉर्म में मिला, मतलब पानी के जैसे ही फॉर्म में मिला, तो ये एक्वियस लिखा, और कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में लिखा, इसे हम S लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाता है। व्हेन हीट इज गिवन, अब यहाँ पर मैंने हीट का नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप हीट देते हैं, किसी भी रिएक्शन को पूरा करने के लिए हीट देते हैं, तो आप एरो पर, इस तरीके का जो एरो बना होता है, उस एरो पर आप ये साइन बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमने हीट का इस्तेमाल किया या हीट दी है, ठीक है। फिर दिया है इट इज इंडिकेटेड बाय द ट्रायंगल रिटन अबव द एरो दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन इन विच स्लैक लाइन इज फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज रिटन एज फॉलो। CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, इसे मैंने हीट दिया तो हमें मिला CaO प्लस CO, CaO प्लस CO2, ये गैस है इसलिए ये ऊपर चली जाएगी, है ना, इसको हमने ऊपर कर दिया। CaO हमारा सॉलिड फॉर्म में मिलने वाला है, इसलिए हमने इसे S लिखा। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ट्राइंगल का साइन बनाना है, थोड़ा अच्छा बनाने की, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं हुई, इसे हीट देना पड़ा, तब जाके इस रिएक्टेंट के ये दो प्रोडक्ट मिले। फिर सिमिलरली इनफैक्ट द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द, कभी कभार क्या होता है कि हीट देनी नहीं पड़ती है, जब हम कोई दो चीजों को मिक्स करते हैं तो अपने आप हीट बाहर निकलती है ना, तो ऐसी रिएक्शन में हीट को लास्ट में लिखा जाता है। आप अपने बुक में पेज नंबर 32 पे ले देख सकते हैं, CuSO4 एक्वियस प्लस Zn जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वियस फॉर्म में है, कॉपर है प्लस हीट है, मतलब इस रिएक्शन में आपको हीट बाहर निकलते हुए दिखेगी। हम हीट तो दे नहीं रहे हैं, हीट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में बाहर निकल रही है, तो उसे प्लस हीट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ताकि हमको समझ में आया कि इस रिएक्शन में हमें थोड़ा सावधानी बरतना है, हम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें से हीट बाहर निकलने वाली है। अब आगे, इट इज नेसेसरी टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर। टेम्परेचर अगर हम पर्टिकुलर रख रहे हैं, कितना टेम्परेचर रख रहे हैं स्पेसिफिक, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। कैटालिस्ट यूज करें, कैटालिस्ट क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन ऐसे आसानी से नहीं होती है, तो इसके लिए रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए कुछ सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो वो जो सब्सटेंस होते हैं वो रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेते, बस उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं या ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जो रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं, उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। तो इनकी अगर इंफॉर्मेशन है, टेम्परेचर लिखना है या फिर आपको प्रेशर कितना है वो लिखना है, तो दिस कंडीशंस आर इंडिकेटेड बिलो अबव द एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो दिया होता है, जैसे आपको पेज नंबर यहाँ दिख रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया है और लिया है, निकल कैटालिस्ट यूज किया है, तो वो भी एरो पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आप जानकारी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एंड इज रिटन एज फॉलोज, वो हमने इस तरीके से लिखा। वेजिटेबल ऑयल है, उसे H2 गैस के साथ हम रिएक्ट करेंगे,
है ना, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो वनस्पति घी हमें मिलेगा, पर उसमें कैटलिस्ट आपको निकल यूज करना है और 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगने वाला है। स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूला। अगर आपको स्पेशल इंफॉर्मेशन मतलब मैंने क्या यूज किया, जैसे कॉपर सल्फेट यूज किया है तो कॉपर सल्फेट मुझे लिखना है तो मैं कहाँ लिखूंगी, इसके सिर पर लिखूंगी? नो, यहाँ लिखूंगी कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट मैं इसके नीचे लिखूंगी। क्लियर? फिर इसी तरीके से आप इसके भी लिख सकते हो, जिंक लिख सकते हो, जिंक सल्फेट लिख सकते हो, इस तरीके से आप उसका नाम उसके नीचे लिखेंगे। और कुछ दिया है, कॉपर ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, इन्होंने बोला है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर रहे हैं या डाइल्यूट यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज एकदम, जैसे एसिड लेती हूँ, एसिड को कंसीडर करते हैं तो मैंने बिल्कुल प्योर एसिड लिया है, उसमें पानी मिक्स नहीं किया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे उंगली पे गिर जाए तो उंगली जल जाए, तो इसे हम कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे, बिना बिल्कुल कोई दूसरा मिश्रण इसमें मिक्स नहीं है, प्योर, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड। एसिड का प्रमाण बहुत ज्यादा है। और डाइल्यूट किसे कहेंगे, तो उसे मैं थोड़ा सा पानी में मिक्स कर देती हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट, क्योंकि उसका जो स्ट्रॉन्ग, उसका जो क्या बोलेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड था अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, तो उसे हम डाइल्यूट करेंगे, मतलब वाटर डाल के उसका जो पावर है वो थोड़ा कम कर देंगे तो उसे डाइल्यूट कहा जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट है, एसिड के नीचे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पूरा था राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मुझे होप है कि आपको ये मेरे जो वीडियोस हैं समझ में आ रहे होंगे। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोशिश करती हूँ यहाँ लिखने की, पर फिर भी कहीं ना कहीं जगह कम पड़ जाती है, तो कहीं कुछ छूट जाता है तो समय पे लिख देती हूँ, जैसे ये सब लिखा है मैंने यहाँ ऊपर, तो आपको थोड़ा सा कंसीडर कर लेना है और कोशिश करो कि आप एक वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे, ताकि जो कुछ है आपके दिमाग में फिट हो जाए। टीचर जब सामने होते हैं तब उनका हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, बट ये वीडियो में जब हम समझते हैं तो हमें इन्हीं को ऐसा समझना पड़ता है कि ये हमारे सामने खड़े और हमें ही पढ़ा रहे हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू।